नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बिल्कुल एनसीईआरटी बुक क्लास 11 इतिहास चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570-1200 ईस्वी पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में वेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर, 7वीं शताब्दी में अरब का समाज अनेक कबीलों में विभाजित था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। वह कुछ सीमा तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर तथा व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता मुरवा के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के अलग अलग देवी देवता होते थे, जो बुतों सनम के रूप में मस्जिदों में पूजे जाते थे। बहुत से अरब कबीले खाना बदोश या बद्दू अर्थात बेदुइनी होते थे। ये लोग आमतौर पर मुख्यतः भोजन के खाद्य पदार्थ के रूप में खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों, नकली स्थानों की ओर जाते रहते थे। हम जानते हैं कि नकली स्थानों में पानी के चश्मे, झील तथा खजूर के पेड़ों के झुंड पाए जाते हैं। इन नकली स्थानों के आसपास बेदुइनी छोटी छोटी खेती करके अपनी आवश्यकता अनुसार अनाज उत्पन्न कर लेते थे। अनाज का भूसा ऊँटों के चारे के काम में आता था। अरब कबीलों में राजनीतिक विस्तार तथा सांस्कृतिक समानता लाना आसान काम नहीं था। उसमें परस्पर अपने अपने कबीलों के वर्चस्व को कायम रखने के लिए प्राय झगड़े होते रहते थे। अतः इनका जीवन संघर्षशील और युद्धों में उलझा हुआ था। ऊँट उनके परिवहन का मुख्य साधन तथा सुख दुख का साथी था। ऊँट के बिना रेगिस्तान में उनका जीवित रहना असंभव था। इसके अतिरिक्त बंदूयों का जीवन रेगिस्तान की शुष्क रेत के समान ही शुष्क बन गया था। निस्संदेह रेगिस्तान की जलवायु ने उन्हें कठोर और वरवर बना दिया था। अरबों अरबों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। इनकी बुतों सनम के रूप में मस्जिदों में पूजा की जाती थी। मक्का कबीलों का एक प्रसिद्ध स्थान था। साथ ही मक्का में कुरैश नामक कबीलों का अत्यधिक प्रभाव था। अरबों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र काबा भी यहीं पर स्थित था। प्रश्न नंबर 2, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, उमैयद उमैयद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीयकरण की सफलता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन द्वारा उमैयद वंश का पतन किया गया। सन 750 में इस वंश की जगत अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के निवासी थे। अब अब्बासियों में उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह पेशकश की वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे। इस क्रांति से न केवल वंश परिवर्तन हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उनकी सांस्कृतिक में भी भारी परिवर्तन आए। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान, पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र से शुरू हुआ। यह स्थान इतना ज़्यादा दूर था कि दमिश्क से बहुत तीव्रगामी घोड़ों से 20 दिन में वहां पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिली-जुली आबादी थी। यहाँ पर अधिकांश सैनिक ईरान से आए थे और वे सीरियाई लोगों के वर्चस्व से असंतुष्ट थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद
शासन से घृणा करते थे। इसका कारण यह था कि अपने शासन में करों में जो रियायतें और विशेषाधिकार देने के वचन दिए गए थे वे उसे पूरे नहीं कर सके थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों या मवालियों का संबंध था, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों की अपेक्षा का शिकार बनना पड़ा था और वह उम्मीदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में जुड़ जाना चाहते थे। पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज अब्बासियों ने विभिन्न असमंजस समूहों का समर्थन प्राप्त किया और यह वचन दिया कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई समीहा महदी उन्हें उम्मीदों के शोषणकारी शासन से आज़ादी दिलाएगा और सत्ता प्राप्ति के अपने तरीकों को इस्लामिक दृष्टि से वैध बताएगा। एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और उम्मीदों के अंतिम खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में पराजित किया। अब्बासी शासनकाल में अरबों के प्रवाह में कमी आई और ईरानी सांस्कृतिक का वर्चस्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के पास बंदर बगदाद में स्थापित की। उन्होंने सेना व नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई पृष्ठभूमि का किया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को सुदृढ़ बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने उम्मीदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को बनाए रखा। यही घटनाएं इस्लाम के इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 3, अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, अब्बासी शासनकाल में अरबों के प्रभाव में हाथ से होता गया है और ईरानी संस्कृति का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के पास बगदाद में स्थापित की। ईरान और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति व कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने उम्मीदों की उत्कृष्ट शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को बनाए रखा। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अरबों, ईरानियों व तुर्कों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरबों का वर्चस्व अरब व सीरिया, ईसाइयों, ईरानियों व इराक व ईरान तथा तुर्कों का खुरासान व आक्सस आदि पर था। प्रत्येक राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से कर प्राप्त कर लेने के बाद उचित आचरण किया जाता था। उनको अपनी संपत्ति रखने और आर्थिक कार्यों की पूर्ति के लिए अधिकार प्राप्त थे। दूर स्थित प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम होने से 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य कमजोर हो गया। इस कमजोरी का एक प्रमुख कारण अरब समर्थकों व ईरान समर्थकों की आपसी विचारधारा में बदलाव आना था। इस्लामी समाज सन 950 से 1200 के मध्य किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति की एकल भाषा अरबी से एकजुट नहीं था, बल्कि सामान्य आर्थिक व सांस्कृतिक प्रतिरूपों द्वारा उनमें एकजुटता बनी रही। फारसी का विकास इस्लामी संस्कृति की उच्च भाषा के रूप में किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के मध्य संवाद की परिकल्पना ने ही अहम भूमिका निभाई। विद्वान व व्यापारी वर्ग इस्लामी राज्यों में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते थे तथा विचारों व तौर तरीकों में खास भूमिका निभाते थे। कुछ लोग धर्मांतरण के फलस्वरूप गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। 10वीं व 11वीं शताब्दी में तुर्की
सल्तनत के उदय के परिणाम स्वरूप अरबों व ईरानियों के साथ तीसरा प्रजाति समूह तुर्की लोगों का भी जुड़ा हुआ। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के क्षेत्रों के खानाबदोश कबीलाई थे और उन लोगों द्वारा सने सने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया गया। वे कुशल घुड़सवार व योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, सुमानी और बुवाही प्रशासनों में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार वर्तमान समाज का बहुसांस्कृतिक स्वरूप उभर कर सामने आया, जो अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा सिंचित हुआ था। प्रश्न नंबर 4, यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियम प्रथम ने 1095 से 1291 के मध्य पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के विरुद्ध धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्हें धर्म युद्ध या जिहाद कहा गया। इन धर्म युद्धों का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओख और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं की गई। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी अथवा इफ्रिंजी कहकर संबोधित किया। इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में 4 राज्य स्थापित किए, जिन्हें सामूहिक रूप से आउटर रेमर अर्थात समुद्र पारीय भूमि कहा जाता है। यह याद रखने योग्य है कि बाद में धर्म युद्ध इसी प्रदेश की रक्षा और विस्तार के लिए लड़े गए थे। नंबर 2, द्वितीय धर्म युद्ध 1145 से 1149। इस युद्ध के दौरान जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हारकर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप आउट रेमर की शक्ति कम होती चली गई और धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया। लेकिन अंत में ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। नंबर 3, तीसरा धर्म युद्ध सन 1291 में ईसाइयों की फिलिस्तीन से बाहर भगा दिया गया और उनके विरुद्ध मुस्लिम राज्यों का रुख सख्त और मुस्लिम सत्ता की पुनः बहाली हो गई। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई। अब उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का प्रभाव। यूरोप व एशिया महाद्वीपों के जनजीवन पर धर्म युद्धों का अत्यधिक व्यापक व गहरा प्रभाव पड़ा। सही प्रभाव। धर्म युद्धों के विनाशकारी व भयंकर होने के बावजूद कुछ सही प्रभाव जनजीवन पर पड़े, जैसे युद्धों के फलस्वरूप यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। अरबों के साथ मिलने से ज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ। पश्चिम और पूर्व में आपसी व्यापारों में बढ़ोतरी व नए नए पदार्थों का ज्ञान हुआ। यूरोप वासियों ने रेशम, कपास, चीनी, शीशे के बर्तन, गरम मसाले व दवाओं आदि से परिचय प्राप्त किया। यूरोपीय व एशियाई लोगों में धैर्य व उत्साह की वृद्धि हुई। अनेक नवीन भौगोलिक खोजें हुई। गलत प्रभाव। धर्म युद्धों के कारण यूरोप व एशिया महाद्वीपों पर कुछ गलत प्रभाव भी पड़े, जैसे व्यापक स्तर पर जन व धन की हानि हुई, ईसाइयों की कमजोरी सिद्ध हुई और पोप के सम्मान में भी भारी क्षति आई। प्रश्न नंबर 5, रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक
रूपों से इस्लामी वास्तुकला रूप कैसे भिन्न थे? उत्तर, रोमन साम्राज्य की वास्तुकला की विशेषताएं। रोमन साम्राज्य की वास्तुकला अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी। रोमन साम्राज्य के भवन निर्माण या वास्तुकला के प्रारूप रोमन शासकों के महान कलात्मक प्रेम को प्रदर्शित करती है। उनकी वास्तुकला की निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। रोमन वास्तु कलाकारों द्वारा ही सर्वप्रथम कंक्रीट का प्रयोग किया गया था। उन कलाकारों ने दुनिया को ईंट व पत्थर के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ने की कला का ज्ञान कराया गया। रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में दो नए प्रयोग किए। नंबर 1, डॉल का प्रयोग और नंबर 2, गुम्बरों का आविष्कार। रोमन वास्तुकला में निपुण कलाकार डाट की सहायता से 2-3 मंजिला इमारतें बनाते चले गए। डाटों का इस्तेमाल पुल, द्वार और विजय स्मारकों के निर्माण में अधिक किया गया था। उदाहरण के लिए रोम के फोरम जूलियस की दुकानें पुराने रोमन फोरस के विस्तार के लिए 51 ईस्वी के बाद स्तंभों वाले इन चौक पियाजा को बनाया गया। चित्र नाइमस के पास पान दुगाड़, फ्रांस। प्रथम शताब्दी ईस्वी के रोम इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पास पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया। पोम्पई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष। कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं। 79 ईस्वी में बना कोलोसीथम, जहां तलवार चलाने के निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। रोमन कलाकारों द्वारा बनाए गए कोलोसियम और पैथियन नामक भवन वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रारूप हैं। कोलोसियम एक प्रकार का गोलाकार थिएटर की आकृति का था, जहां रोमवासी पशुओं व जंगली तथा दासों के मध्य होने वाली लड़ाइयों को बैठकर देखते थे। थिएम एक गोल गुंबद है। इसकी ऊंचाई व चौड़ाई लगभग 142 फीट है और इसका निर्माण रोम सम्राट हैडियन द्वारा कराया गया था। रोमन वास्तुकला के लोग इंजीनियरिंग कला से भी आगे निकल चुके थे। उनके द्वारा बनाए गए पुल व सड़कें आज भी विद्यमान हैं। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं। अरब या मुस्लिम वास्तुकला निर्माताओं ने मेहराब, गुंबर का निर्माण करना रोमन लोगों से सीखा। उन्होंने उनकी नकल पर अनेक उत्कृष्ट मस्जिदों या इबादतगाहों तथा मकबरों व मेहराबों या मदरसों का निर्माण किया। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 10वीं शताब्दी की अवधि तक इस्लामी जगत का ऐसा स्वरूप उभरा जिसे पहचानना आसान था। इस्लामी साम्राज्यों में अनेक धार्मिक इमारतें इस्लामी जगत की पहचान बनी। मध्य एशिया से लेकर स्पेन तथा जिनकी भी मस्जिदें, मदरसे व मकबरे बने, उन सभी का मूल प्रारूप एक जैसा था। उन्होंने वास्तुकला के निर्माण में नवीनता, मीनारों और खुले सहन आदि के क्षेत्र में दिखलाई। यह सभी इमारतें मुस्लिम समुदाय की आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता आवश्यकताओं की ज़रूरतें थी। इस्लाम की पहली सदी में मस्जिद ने एक विशेष वास्तु शिल्पीय रूप खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था। इसे हम प्रादेशिक भिन्नताओं से अलग कर सकते हैं। प्रत्येक मस्जिद में एक खुला प्रांगण आंगन होता था, जहां एक फव्वारा अथवा जलाशय का निर्माण किया जाता था। यह
प्रांगण एक बड़े कक्ष की ओर खुलता था, जिसमें इबादत करने वालों की लंबी पंक्तियों और नमाज के नेतृत्व करने वाले इमाम के लिए विस्तृत स्थान होता था। बड़े कक्षों की दो विशेषताएं थी। दीवार में एक मेहराब होती थी जो मक्का किबला की ओर निर्देशित करती थी। एक मंच या मेंबर जिसका प्रयोग शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देने के लिए किया जाता था। इमारत मुख्य रूप से मीनार से जुड़ी होती थी। इस मीनार का प्रयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक था। शहरी और ग्रामीण स्थलों में समय का अनुमान 5 दैनिक प्रार्थनाओं व साप्ताहिक प्रवचनों की मदद से लगाते थे। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.1 खिरवत अल मफजर महल के स्नानगृह का फर्श। चित्र 4.2 अल मुतवक्किल की महान मस्जिद समारा। यह है दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की। अल मुतवक्किल की महान मस्जिद, इसका निर्माण सन 850 ईस्वी में हुआ था। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इसका निर्माण ईंटों द्वारा हुआ है तथा मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं के प्रति प्रेरित यह महान मस्जिद कई शताब्दियों तक संसार की सबसे बड़ी मस्जिद थी। चित्र 4.3 मुस्तनसिरिया मदरसे महाविद्यालय का आंगन। यह है 1233 में स्थापित मुस्तनसिरिया मदरसे महाविद्यालय का आंगन। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिदें होती थी। पथरीले टीले के ऊपर अल मलिक चट्टान व गुंबद इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम के प्रतीक रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। केंद्रीय प्रांगणों के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का प्रारूप न केवल मस्जिदों व मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैदों ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महलों का निर्माण कराया, जैसे फिलिस्तीन में खिरवत अल मफजर व जोर्डन में कुसाइर अमरा। यह सभी शानदार व विलासपूर्ण निवास स्थानों और शिकार तथा मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम में आते थे। इस फर्श को चित्रों, प्रतिमाओं व पच्चीकारी की सुंदर कला से सुसज्जित किया गया था। इसका निर्माण निस्संदेह रोमन व ससानी वास्तुशिल्प के प्रभाव स्वरूप हुआ था। प्रश्न नंबर 6 रास्ते में पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। उत्तर समरकंद से दमिश्क तक यात्रा करने में हमें अनेक देशों जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया आदि से होकर जाना पड़ेगा। सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के दौरान पड़ने वाले शहर। समरकंद से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने पर हम कर्मी, उज्बेकिस्तान, करवी, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान, ईरान, बगदाद, इराक से होते हुए दमिश्क पहुँचते हैं। रेलमार्ग द्वारा यात्रा के दौरान पड़ने वाले शहर। समरकंद से रेलमार्ग द्वारा यात्रा के दौरान पड़ने वाले शहरों में
बुखारा, उज़्बेकिस्तान, ककरीत, तुर्कमेनिस्तान, मसाद, ईरान, तेहरान, ईरान, बुआन, ईरान, बगदाद, इराक, अनाम, इराक जैसे शहर प्रमुख है। निस्संदेह समरकंद, तेहरान, बगदाद तथा दमिश्क आदि इन यात्रा के महत्वपूर्ण नगर हैं, जिसका वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। समरकंद मध्य एशिया का सबसे प्राचीन नगर है और अपने पुराने भवनों, मस्जिदों, मकबरों आदि के कारण प्रसिद्ध है। तैमूर का मकबरा यहीं पर है। आज यह एक औद्योगिक नगर बन गया है और यह नगर चाय, शराब, वस्त्र उद्योग और मोटरसाइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। तेहरान ईरान की राजधानी है, जबकि बगदाद ईरान की राजधानी है और दमिश्क सीरिया की राजधानी है। यह सभी राजधानियाँ अनेक राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की केंद्र तथा प्राचीनता और आधुनिकता के लक्षणों से युक्त है। इसके अतिरिक्त ईरान एक प्राचीन है और महान देश है और यह अपनी सभ्यता एवं वीरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस्लाम इस देश का धर्म है। यहाँ फारसी, कुर्दिश और अरबी भाषाओं का प्रचलन है। इसके साथ ही ईरान एक इस्लामिक गणराज्य भी है। बेशक यह देश अपने गलीचों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। मुख्य तल और जलमार्ग पर स्थित होने के कारण इसकी राजधानी बगदाद खिलाफत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्र बन गया था। खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल में बगदाद समृद्धि की चरम पर पहुंच गया था। इस देश की भाषा अरबी और धर्म इस्लाम है। पेट्रोलियम इस देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंद है। इसके अतिरिक्त यह देश विश्व में खजूर निर्यात तक करने वाला सबसे बड़ा देश है। कहा जाता है कि दमिश्क मस्जिदों का शहर है। यहाँ मस्जिदों की संख्या करीब 2000 से भी अधिक है। उमैद मस्जिद यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह मस्जिद विश्व की सर्वाधिक विशाल मस्जिदों में से एक है। वर्तमान समय में दमिश्क सीरिया की राजधानी है। इस्लाम यहाँ का धर्म है और यहाँ अरबी, कुर्दिश तथा आर्मेनियन भाषाओं का व्यापक प्रयोग किया जाता है। कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों के मुख्य जीविका के साधन हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।